ठीक है जी। और बिल्कुल ये कह रहे हैं 66% लोग। हम थोड़े से लेट हैं, आज मैं कई चीजों में फंस गई थी थोड़ा सा, है ना। आज काम जो है ज्यादा था बाकी दिनों से, कुछ चीजों में इंपॉर्टेंट। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, देखिएगा फटाफट से समझते हैं। अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 1 को तो क्या कहता है, क्लास होगी आपकी चाहे थोड़ा बहुत लेट हो। असर्शन क्या है फटाफट से पढ़ेंगे। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंशन इवैल्यूएशन यानी सीसीई सोनली फोकसेस ऑन एकेडमिक अचीवमेंट्स एंड एग्जामिनेशन रिजल्ट्स, यानी जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है वह पूरी तरह से सोनली किस पे फोकस्ड होता है, शैक्षणिक उपलब्धियों पर और परीक्षा के परिणामों पर, कि भाई नंबर कितने आ रहे हैं, और एकेडमिक्स पे, यानी एकेडमिक्स मतलब पढ़ाई लिखाई किताब कॉपी से संबंधित, पेन पेपर टेस्ट से संबंधित। तो शैक्षणिक उपलब्धि यानी एकेडमिक अचीवमेंट, जिसको हम क्या कहते हैं दूसरी भाषा में, जिसको हम स्कोलास्टिक अचीवमेंट भी कह देते हैं। दो चीजें होती हैं, एक होता है स्कोलास्टिक एस्पेक्ट यानी शैक्षणिक पक्ष, जिसको हम एकेडमिक अचीवमेंट कह रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई में कितने नंबर आप लेकर के आए, ये हम क्या कह रहे हैं एकेडमिक अचीवमेंट, है ना, यानी शैक्षणिक उपलब्धि। और अगर हम बात करें दूसरा पक्ष है को स्कोलास्टिक यानी सह शैक्षिक पक्ष, आपका खेलने कूदने ड्राइंग पेंटिंग जितने भी शैक्षिक के साथ सह शैक्षिक पक्ष को भी शामिल किया जाए, ये सीसी में होता है ना, कि सिर्फ एकेडमिक नहीं नॉन एकेडमिक चीजें भी हम कहेंगे कि हम शामिल करते हैं। को करिकुलर एक्टिविटीज जिसको हम कहते हैं, स्कोलास्टिक को करिकुलर कह देते हैं, पेन पेपर टेस्ट या किताबों से संबंधित। को करिकुलर यानी सह शैक्षिक आपकी एक्टिविटीज जिसमें स्पोर्ट्स से लेके बच्चों को जिस भी चीज में इंटरेस्ट है वो भी शामिल होगा। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि सीसी का ध्यान सिर्फ एकेडमिक अचीवमेंट पे है, ऐसा नहीं है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब है लगातार, और कॉम्प्रिहेंसिव सतत मतलब साल भर आपका मूल्यांकन चलेगा, और कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब ही है इसमें जो सीसीई है उसमें दूसरे सी का मतलब ही है कॉम्प्रिहेंसिव। व्यापक, व्यापक का मतलब है शैक्षिक और सह शैक्षिक, यानी करिकुलर और को करिकुलर दोनों पक्षों का शामिल होना। तो ये बात एकदम गलत हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगा। इसका रीजन क्या दिया है, सीसीई इनकॉर्पोरेट्स बोथ फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट्स टू प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ स्टूडेंट्स ओवरऑल डेवलपमेंट, यानी जो सीसीई है कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है वो इनकॉर्पोरेट करता है एफए और एसए दोनों को। ये बात तो सही है कि एफए और एसए दोनों शामिल होते हैं सीसीई में, क्योंकि एफए से फीडबैक मिलेगा, इंप्रूवमेंट होगा, और समेटिव से जजमेंट यानी मार्क्स कितने आए वो समझ आएगा। दोनों ही चीजें होती हैं सीसीई में, ये बात तो सही है। तो ये बात तो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए आपको स्कोलास्टिक और को स्कोलास्टिक शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों पक्षों को जांचना होगा, सिर्फ बच्चे के दिमाग को नहीं, उसकी फिजिकल एक्टिविटीज से लेके बाकी उसके दिल को भी कि वो कहाँ है ना। तो ये क्या हुआ, ये बात तो ट्रू हो गई। तो आर इज ट्रू बट ए इज फॉल्स, कहीं लिखा हुआ है बोथ ए एंड आर आर ट्रू, नहीं हो सकते क्योंकि ए गलत है। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। पता नहीं कहां से आप ए ऑप्शन को सही जवाब दे रहे हैं। 56% लोग, क्या क्या पढ़ लिया है आपने भाई। सतत और व्यापक मूल्यांकन पूरी तरह से, पहले क्वेश्चन में ढेर हो गए क्या, पूरी तरह से शैक्षणिक उपलब्धियों और परीक्षा के परिणामों पर केंद्रित है, सिर्फ परिणामों पे केंद्रित है। सीसीई में तो स्कोलास्टिक पक्ष भी आते हैं, तो ये तो गलत है। आप कह रहे हैं ए सही है, दोनों सही कैसे हो सकते हैं भाई। रट्टा नहीं लगाना है कि ए और सही, ए और बी दोनों सही होंगे हमेशा, कुछ समझना है तो इसको जवाब में मार्क कर दो, नहीं, डी ऑप्शन सही है। ऐसे काम ना करें, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ना, क्लियर है बात, क्लियर है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। पीडीएफ में इंक्लूड कर दिया करें जो अलग से बताते हैं, चलो करेंगे आगे से। आज तो आप इसको टेस्ट की तरह लीजिए। तो डी ऑप्शन सही था, ना कि ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जवाब दीजिएगा ध्यान से। क्या है भाई ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्या स्टेटमेंट है, पहला है डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स आर फिक्स्ड एंड आइडेंटिकल फॉर ऑल इंडिविजुअल्स, यानी सभी व्यक्तियों के लिए विकासात्मक मील या विकासात्मक प्रकार्य जो हैं वो निश्चित और समान है। मील के पत्थर नहीं, प्रकार्य लिख लीजिएगा इसको, है ना, निश्चित और समान है, यानी डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स जो हैं वो सभी के लिए समान होते हैं। क्या सारे बच्चे 1 साल का होते पानी पीना शुरू कर देंगे? डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स क्या है पहले तो उनको समझेंगे, पहले इसको अभी के लिए तो यहां से हटा देते हैं कि ऐसा हम नहीं कहेंगे। ग्रोथ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट बोथ, बिल्कुल सही बात है। वृद्धि जो है आपकी, जो हाइट का भी बढ़ना है ना, उसमें आपकी हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों ही शामिल है। आपकी खा क्या रहे हैं आप, यानी एनवायरमेंट से जो मिल रहा है डाइट, और आपको हेरिडिटी से जितनी हाइट की क्षमता मिली होगी वो दोनों ही मिलकर के आपकी ग्रोथ होगी। मैचुरेशन इन्वॉल्व्स, या आपके बाकी जो भी बॉडी स्ट्रक्चर है, मैचुरेशन इन्वॉल्व्स द अनफोल्डिंग ऑफ इनहेरिटेड बायोलॉजिकल पोटेंशियल। ये बात हम पता नहीं कितनी बार कर चुके हैं कि परिपक्वता में विरासत में मिले जैविक या
अनुवांशिकी से मिले जैविक क्षमता का प्रकटीकरण शामिल है कि एज के साथ आपके दूध के दांत गिर जाएंगे, नए दांत आएंगे, प्यूबर्टी हिट करेगी, है ना, आवाज में चेंज आएगा। ये क्या है? पहले बच्चा दौड़ नहीं पाता था, अब दौड़ पाएगा। ये क्या है? ये मैच्योरिटी के साथ आने वाली क्षमताएं हैं जो हेरिडिटी से संबंधित होती है। ये बात भी सही है। डेवलपमेंट इज सोनली इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी, सिर्फ हेरिडिटी से ही प्रभावित होता है विकास, ये कहना गलत होगा। तो हमें एक बात तो पक्का पता चल गई कि सेकंड और थर्ड जो है एकदम परफेक्ट हैं, सही है। तो ओनली वन हो नहीं सकता क्योंकि सेकंड थर्ड बिल्कुल सही है। सेकंड थर्ड और फोर्थ नहीं हो सकता क्योंकि सिर्फ हेरिडिटी से प्रभावित होता है, ये भी नहीं कह सकते हम। ओनली सेकंड क्यों, थर्ड भी तो उतना ही सही है। तो अगर हमें नहीं पता कि फर्स्ट ऑप्शन सही है गलत है, तब भी हम सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। ये होती है समझदारी, ये होती है ट्रिक कि आप सही उत्तर तक कैसे पहुंचेंगे, है ना, कि भाई फर्स्ट तो सही अगर है भी तब भी ऑप्शन के हिसाब से बन नहीं पा रहा, सेकंड थर्ड तो पक्का पक्का सही है। अगर फर्स्ट में कंफ्यूजन है तब भी आप सही उत्तर तक पहुंच गए। अब फर्स्ट को भी डिस्कस कर लेते हैं कि क्या कहानी है ना। सिर्फ 50% लोग, 58% लोग सही उत्तर दे पा रहे हैं अभी भी, इतना समझाने के बावजूद। तो नए क्वेश्चन में ढेर नहीं हो जाना है ना, बिल्कुल सिलेबस से। अगर हम बात करें डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स आर फिक्स्ड एंड आइडेंटिकल फॉर ऑल इंडिविजुअल्स। देखिए पहले ये समझना होगा डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स क्या होते हैं। इस पे क्वेश्चन सीटेट के ऑनलाइन पेपर से आने शुरू हुए। उससे पहले माइलस्टोन पे सीटेट में क्वेश्चन नहीं आता था, केवीएस वगैरह में DEET+B में आता था। डेवलपमेंटल माइलस्टोन, डेवलपमेंटल माइलस्टोन, देखो नए टॉपिक्स तो थोड़ा थोड़ा समझ के ही चलने पड़ेंगे, चाहे हम कितना भी टेस्ट चिल्ला लें, ठीक है ना। डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स, अब माइलस्टोन्स का मतलब होता है, जो माइलस्टोन हमें पता है मील का पत्थर कहते हैं, कि जैसे दिल्ली में आप राजघाट जाएंगे वहां लिखा होगा राजघाट 0 किलोमीटर, मतलब ये माइलस्टोन बता रहा है कि भाई राजघाट पहुंच गए हो आप, है ना। ऐसे कहीं आप सड़क पे जा रहे होते हो या हाईवे पे जाते हो तो माइलस्टोन्स होते हैं, जयपुर इतनी दूर रह गया है ना। तो माइलस्टोन मतलब जो बताए कि इस स्टेज पे आपको क्या करना चाहिए या कहां आपको होना चाहिए। माइलस्टोन को हम डेवलपमेंटल टास्क्स भी कह देते हैं, डेवलपमेंटल टास्क्स भी कह देते हैं। हिंदी में कहेंगे प्रकार्य या कार्य, कि किस उम्र में क्या माइलस्टोन आपको अचीव कर लेना चाहिए, ये है डेवलपमेंटल। यानी आपसे ये क्या है, सोशल एक्सपेक्टेशंस है। सोशल एक्सपेक्टेशंस एट अ पर्टिकुलर स्टेज, सोशल एक्सपेक्टेशंस सामाजिक अपेक्षाएं आपसे, एक्सपेक्टेशंस एट अ पर्टिकुलर, एट अ सर्टेन स्टेज, एक सर्टेन स्टेज या एज पर जो आपसे अपेक्षाएं हैं कि बेटा 25 साल के हो गए हो शादी कर लो, है ना। अरे 7 साल के हो गए हो अभी भी मम्मी से पानी मांग करके पीते हो, इस उम्र में तो आपको ग्लास पकड़ना आ जाना चाहिए था। अरे 2 साल के हो गए हो अभी तक बोलना नहीं सीखा है, तो ये तो आपको आ जाना चाहिए था। तो ये क्या है, डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हैं कि हमने उम्र के हिसाब से, और दिया किसने था इसको, हैविंगहर्स्ट ने दिया था। वैसे तो बहुत सारे लोग हैं जो इस पे बात करते हैं, बट हैविंगहर्स्ट नाम के व्यक्ति हैं, महिला हैं। हैविंगहर्स्ट की अगर हम बात करें तो हैविंगहर्स्ट ने डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स की बात की थी। इस पे पूरा अलग से टॉपिक है कि केंद्रीय विद्यालय के एग्जाम में तो अलग से पढ़ाया जाता है ना, बट वो उतना पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए डेवलपमेंटल टास्क या प्रकार या माइलस्टोन्स क्या कहलाते हैं। वो सोशल एक्सपेक्टेशंस, वो सामाजिक अपेक्षाएं जो हमसे किसी एक उम्र में होती हैं कि इतने साल में ये तो आ ही जाना चाहिए, ये डेवलपमेंटल माइलस्टोन है। हैविंगहर्स्ट ने ये दिए हैं। तो अगर हम बात करें तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि हर बच्चे के लिए, हर एक बच्चा, अगर 1-2 साल का बच्चा है उसने चलना सीख लिया है, या 1.5 साल का बच्चा है उसने चलना सीख लिया है, तो सारे बच्चे सेम 1.5 साल में ही चलना सीख लेंगे। किसी के दूध के दांत निकल आए जल्दी तो बाकी बच्चों के भी उसी उम्र में निकल जाएंगे। यानी हमने एक एज तो सेट की है कि 1 साल में चलना शुरू करेगा बच्चा या एक शब्द बोलना शुरू करेगा, लेकिन वो एक एवरेज एज है। यानी जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स है ये एक औसत एज हमने सेट की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एग्जैक्ट सेम टाइम पे सारे बच्चे सारी एक्टिविटीज करें, सब सेम टाइम पे ही टास्क अचीव करें, है ना। तो ये क्या हुआ, डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स क्या, एवरेज एज हमने निकाल के रख दी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं सारे लोग बिल्कुल एग्जैक्ट उसी समय पे करेंगे। तो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स होते ना, कई लोग भाई नहीं करते, शादी नहीं कर रहे, तो क्या उनका माइलस्टोन अचीव नहीं हुआ, है ना। तो ये ऐसा नहीं है कि एज से फिक्स्ड हो गई है बात। तो अगर हम देखें डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स आर फिक्स्ड एंड आइडेंटिकल फॉर ऑल इंडिविजुअल्स, कि सबके लिए एक जैसे होंगे, सबके लिए फिक्स हो जाएंगे, ये कहना गलत होगा। हमने एक एवरेज निकाल दिया, एक औसत निकाल दिया है, जिससे हम विकास को समझ सकें कि इस एज में ये हो जाना चाहिए। इसलिए ये फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। और इस तरह का क्वेश्चन कभी आपको लगे कि ये तो भाई काम का ही नहीं है, इसी के आसपास का क्वेश्चन, इससे थोड़ा सा आसान लेकिन इसी भाषा का क्वेश्चन आपसे 2022 में ऑनलाइन पेपर में पूछा जा चुका है। तो हल्के में नहीं लेना है, मैं कभी भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं कराती हूं जिनका कोई औचित्य ही ना हो। क्वेश्चन नंबर 3 देखना है, डेफिसिट बेस्ड अप्रोच इन इंक्लूसिव एजुकेशन इज डिस्करेजेबल बिकॉज, समावेशी शिक्षा में न्यूनता आधारित दृष्टिकोण हतोत्साहित करता है किस चीज को।
या हमें डेफिसिट बेस्ड अप्रोच को नहीं अपनाना चाहिए, उसके पीछे रीजन क्या है ये बताइए। डेफिसिट बेस्ड अप्रोच को हमें क्यों नहीं अपनाना चाहिए? अब आप में से कई लोग पूछेंगे कि आपका जो है, नेहा कह रहे हैं एनसीईआरटी इंटेलिजेंस के टाइप मल्टीपल इंटेलिजेंस के 8 रखे हैं कि 9 रखे हैं, एनसीईआरटी में 9 है। देखो नेहा, अभी अगर लेटेस्ट एनसीईआरटी एक बार मैं फिर भी चेक कर लूंगी, मेरे पास रखी हुई है कि उसमें 9 अपडेट हुए हैं नहीं, होने को तो 13 तक हैं टाइप्स, लेकिन एनसीईआरटी 8 ही मानती थी अब तक। अगर लेटेस्ट इस बार प्रिंट हुई है एनसीईआरटी और उन्होंने कहा है कि 9 है, तो फिर एनसीईआरटी में जो मेंशन है वही फाइनल है, उसी के बेसिस पे तो आप कल को चैलेंज कर पाएंगे पेपर में, ठीक है ना? ये तो दिक्कत वाली बात ही नहीं है। एनसीईआरटी में पहले 7 भी थे, फिर 8 हुए, हो सकता है अब 9 हो गए हो, एक बार मैं चेक करके बता दूंगी आपको जब थियरी करेंगे या मैराथन सेशन लेंगे, है ना? जनवरी फर्स्ट वीक में मैराथन होगा आपका। देखिएगा 60% लोग सी कह रहे हैं। देखिए, डेफिसिट बेस्ड अप्रोच इन इंक्लूसिव एजुकेशन इज डिस्करेजेबल बिकॉज इट डज नॉट एम्पावर द टीचर टू गिव ड्यू इंपॉर्टेंस टू द लर्निंग एबिलिटी ऑफ द लर्नर। ऐसा कह रहे हैं बहुत सारे लोग। कह रहे हैं फास्ट कराइए, कहाँ जाओगे इतनी रात को? आराम से सर्दी में बैठ के रजाई ओढ़ के सीखो, क्या दिक्कत है? देखिएगा, अगर हम बात करें समावेशी शिक्षा में न्यूनता आधारित दृष्टिकोण हतोत्साहित करने योग्य है, उसका रीजन पूछा है। इट अलाउज टीचर टू डिस्कार्ड द वीकनेस ऑफ द लर्नर, यानी बच्चे की वीकनेस को साइड करने की बात करता है, डिसरिगार्ड रिजेक्ट करने की बात करता है। इट अलाउज द टीचर टू एलिमिनेट लर्निंग टीचिंग मटेरियल एज पर नेसेसिटी, नहीं। इट डज नॉट एम्पावर द टीचर टू गिव ड्यू इंपॉर्टेंस टू द लर्निंग एबिलिटी ऑफ द लर्नर, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि लर्निंग एबिलिटी पे ही फोकस किया जाता है इस डेफिसिट बेस्ड अप्रोच में। अभी समझेंगे ये है क्या, है ना? इट एम्पावर्स द टीचर टू एम्फसाइज द लर्निंग एबिलिटीज ऑफ द लर्नर, यानी सिर्फ लर्निंग एबिलिटी पे ही एम्फसाइज किया जाता है, इसलिए हम क्या कह दे रहे हैं कि ये इसको हटा देना चाहिए, नहीं। इसकी प्रॉब्लम है कि ये टीचर को वीकनेस, बच्चे की वीकनेस को डिस्कार्ड करने की बात करता है, यानी बच्चे की वीकनेस पे ध्यान ही नहीं है। कह रहे हैं अगर आप पीछे हो तो आपकी गलती है ना? कि तो ये बहुत अच्छी अप्रोच नहीं मानी जाती इंक्लूसिव एजुकेशन में। डेफिसिट अप्रोच जनरली अभी सीटेट में अभी तक नहीं पूछा है, बस बट वेस्ट बंगाल का एक पेपर हुआ था उसमें ये पूछ लिया था, अभी आंसर की आई नहीं है। आंसर जो है इसका ए ही बनना चाहिए, है ना? तो डेफिसिट अप्रोच इस बात पे ध्यान देते हैं कि बच्चा अगर पीछे रह जा रहा है तो वो मेहनत करके आगे आ सकता है, बजाय कि ये देखने के कि उसकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है, उसका कल्चर क्या है, उसकी नीड क्या है, उसकी वीकनेस कहाँ है, उसको फुलफिल करें। तो ये वीकनेस को क्या कर दे रहे हैं, वीकनेस को रिजेक्ट कर दे रहे हैं। कह रहे हैं आप अपनी मेहनत से पीछे हैं, अगर पीछे हैं तो, ठीक है ना? होगा अवदेश, आप करते जाइए। मॉक टेस्ट से नंबर इंप्रूव करने की बजाय पहले एनालिसिस करना सीखो, क्योंकि मॉक टेस्ट में मैं मुश्किल क्वेश्चंस भी डालती जा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही पैटर्न पे मॉक टेस्ट दिया जा रहा हो आपको, है ना? अगर आपको बिल्कुल बैलेंस्ड में मॉक टेस्ट दूंगी तो आपका सुधर जाएगा, लेकिन हर दिन मेरी कोशिश है कि कुछ कुछ मुश्किल क्वेश्चंस भी ऐड किए जाए। तो आंसर यहाँ पे ए बनना चाहिए कायदे में, फिर भी इस पे स्टार मार्क करके रखेंगे। 1-2 दिन में अगर आंसर की आ जाती है वेस्ट बंगाल टेट की और उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है इंक्लूसिव एजुकेशन पे, तो मेरे को आप लोग मेल कर दीजिएगा या मैं खुद चेक कर लूंगी। इसका आंसर जो बनेगा वो ए ही बनना चाहिए कि यहाँ पे लर्नर की वीकनेस को रिजेक्ट ही कर दिया जा रहा है, और वीकनेस पे आप काम नहीं करेंगे तो कहां से सीखेंगे आगे, है ना? क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, व्हेन लर्नर्स ट्राई टू थिंक विद इन दी गिवन इंफॉर्मेशन इट इज कॉल्ड। अब यही क्वेश्चन आपसे सीटेट में भी पूछा जा चुका है, अभी यही क्वेश्चन आपसे वेस्ट बंगाल टेट में भी पूछा जा चुका है, यही क्वेश्चन आपसे कई जगह पे और भी पूछा जा सकता है। कल के क्वेश्चन का आंसर अभी आपको पीडीएफ मिलेगी, उसमें मैं वो फाइनल कर दूंगी। आज थोड़ा सा समय नहीं था, अदरवाइज मैं आज ही इंक्लूड कर देती उसको, डोंट वरी एट ऑल, ठीक है जी? 100 से ज्यादा नहीं आ रहे तो 100 नंबर कम नहीं है भाई। आप अपने उस एरिया पे फोकस करो कि जहां गलती हो रही है आपसे, एनालिसिस करो। मॉक टेस्ट भी इसलिए लगाओ कि एनालाइज कर सको कि गलती कहाँ है, और मॉक टेस्ट का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि आप विद इन टाइम, आपका 2.5 घंटे से पहले पेपर पूरा हो जाता है ऑफलाइन ओएमआर भरने के साथ, तो आपको टाइम मैनेजमेंट के लिए मॉक टेस्ट लगाना है, और दूसरा एनालिसिस के लिए। नंबर पे बहुत ज्यादा फोकस अभी मत करो, फाइनल में नंबर ज्यादा ही आएंगे मॉक टेस्ट से, देखिएगा। तो अगर हम देखें व्हेन लर्नर्स ट्राई टू थिंक विद इन दी गिवन इंफॉर्मेशन इट इज कॉल्ड, जब शिक्षार्थी दी गई जानकारी के भीतर सोचने का प्रयास करते हैं तो इसे क्या कहते हैं हम? डी ऑप्शन कहते हैं 30% लोग, मतलब आंख बंद करके जवाब दे देना है, बस रट्टे लगा लिए हमने। हाँ भाई, विद इन दी गिवन इंफॉर्मेशन इट इज कॉल्ड कॉन्क्रीट थिंकिंग। अगर विद इन दी गिवन इंफॉर्मेशन सोचने की बात हो रही है तो कभी भी डाइवर्जेंट तो सपने में भी नहीं हो सकता। आप जवाब कैसे दे पा रहे हैं? एक बार को अभिसारी आप कहते तो मैं मानती कि आपका तुक्का कुछ तो लॉजिक रखता है। डाइवर्जेंट में तो जितना होता है उसके बाहर सोचने की बात होती है। डाइवर्जेंट का मतलब ये दिशाओं में सोचना, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, क्रिएटिवली सोचना, कुछ नया सोचना, है ना? आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, दिशाओं में सोचना, जितना दिया है इंफॉर्मेशन उतने तक नहीं सोचना।
ठीक है ना। तो ये कॉन्क्रीट थिंकिंग है, मूर्त चिंतन है। थिंकिंग के कुछ प्रकार हैं, फटाफट से समझ लेते हैं। डाइवर्जेंट थिंकिंग जो दिशाओं में सोचने को कहे, जैसे आपको एक एस्से टाइप क्वेश्चन दे दिया और कहा कि मान लीजिए यूपीएससी के एग्जाम में अगर आपसे एस्से लिखवाया जा रहा है तो वहां आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कुछ हद तक डाइवर्जेंट थिंकिंग भी आप इस्तेमाल करेंगे, है ना। मतलब कुछ क्रिएटिव आंसर देना, कुछ डिफरेंट, कुछ नया सोचना, एक समस्या के 50 समाधान सोच लेना, कुछ डिफरेंट सोचना, ये डाइवर्जेंट थिंकिंग है, दिशाओं में सोचना। कन्वर्जेंट थिंकिंग है, जैसे ये आपका एमसीक्यू है कि एक क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, एक ही चूज करना है, यानी ये इंटेलिजेंस को टेस्ट करता है, कन्वर्जेंट थिंकिंग, ना कि क्रिएटिविटी को। कन्वर्जेंट थिंकिंग में क्या है, आपको वन वर्ड आंसर या फिर आपको सिकुड़ता हुआ, यानी कोई एक चीज सही होगी। तो ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं एमसीक्यू बेस्ड, वो कन्वर्जेंट थिंकिंग को टेस्ट करते हैं। और डाइवर्जेंट थिंकिंग की अगर हम बात करें तो एस्से टाइप में डाइवर्जेंट थिंकिंग या ओपन एंडेड थॉट निकल करके आता है। तो कन्वर्जेंट थिंकिंग मतलब बहुत सारे पॉइंट से एक पॉइंट पे जाना। 4 ऑप्शन थे, एक पे गए आप, तो ये कन्वर्जेंट थिंकिंग लगेगी आपकी जब भी आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो ये दूसरा प्रकार का चिंतन हो गया। अगर कॉन्क्रीट की बात करें तो जो भी टू थिंक विद इन दी गिवन इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है उसके ही बारे में सोचना, जो अनुभव, जो एक्सपीरियंस आप गेन कर चुके हैं। इसी तरह का एक क्वेश्चन आया था सीटेट 2018 में, ज्यादा पुरानी बात नहीं है और वो अच्छा पेपर था। तो जो, और इसी तरह का एक ऑनलाइन में भी आया था, तो जरूरी है कि आप इनको समझ लें। तो जो इंफॉर्मेशन आपके पास है उस पे सोचना, मतलब जो मूर्त अनुभव में है आपके, जो अनुभव आप ले चुके हैं उस पे सोचना कॉन्क्रीट थिंकिंग है। जो आपके सामने ही नहीं है, सिंबॉलिक या कॉन्सेप्ट्स पे सोचना, वो अमूर्त चिंतन है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ठीक है ना। इसका एक एग्जांपल ऐसे भी ले सकते हैं हम। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग क्या होता है, जब आप किसी एक अनुभव पे जो बीत चुका है उस पे प्रकाश डाल के एनालाइज कर रहे हैं, वो मेटाकॉग्निटिव एबिलिटीज में आ जाता है कि आप प्रकाश डाल रहे हैं कुछ एनालिसिस करने के लिए, ठीक है ना। तो इसको कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की अगर मैं बात करूं तो 1 मिनट में समझ लेते हैं। कॉन्क्रीट थिंकिंग क्या है भाई, कॉन्क्रीट थिंकिंग की जब हम बात कर रहे हैं, और ये है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ठीक है, अमूर्त चिंतन। कॉन्क्रीट थिंकिंग में आपको ये पता है, यहाँ पे ऑरेंज कलर अवेलेबल है, ठीक है ना। आपको ये पता है, यहाँ पे मुझे व्हाइट करना पड़ेगा, कि हमारा जो तिरंगा है, ट्राई कलर क्यों कहते हैं उसको। आपसे अगर कोई पूछ ले कि तिरंगा को ट्राई कलर, ये जो इंडियन फ्लैग है जिसको हम कह रहे हैं कि ये, कि भारत के झंडे में, हमारे नेशनल फ्लैग में कितने कलर्स हैं, आप फटाफट से बताएंगे भाई 3 कलर हैं। इतनी सुंदर तो मेरी ड्राइंग में नहीं है जितना अच्छा मैंने बना दिया, वाओ। चलिए खैर, ये बात तो चलती रहेगी। तो हमने कहा कि ये क्या है, ट्राई कलर, है ना, कि भारत के झंडे को तिरंगा क्यों कहते हैं, आप कहेंगे क्योंकि इसमें 3 रंग हैं। और वो कौन से रंग हैं, आपने कहा भाई आपका सेफ्रॉन है, आपका व्हाइट है और आपका ग्रीन है, ठीक। तो सिंपल आंसर, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पे आपने कॉन्क्रीट थिंकिंग करके दिखा दी। जो मूर्त आपको पता है झंडा कैसा दिखता है ना। अगर हम देखें इसी बात पे, अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए कि भाई ये क्या प्रदर्शित करता है, ये सिंबल किस चीज का है, ये जो इसमें सैफरन कलर है वो किस चीज का सिंबल है, तो आप बताएंगे कि जी इस चीज का है। फिर आप ग्रीन के बारे में बात करेंगे तो आप कहेंगे जी पीस का है ना। व्हाइट के बारे में बात करेंगे, आप कहेंगे पीस का है। ग्रीन के बारे में, तो सबका जब आप ये बता रहे हैं कि इनकी सिंबॉलिक महत्ता क्या है, ये कलर किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब आप एक कॉन्सेप्ट पे सोच रहे हैं जो आपके सामने नहीं है, तिरंगे में लिखा तो नहीं है ना ऐसा। तो ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो जाएगी जब आप बता रहे हैं कि ये हमारे देश की सोवरेनिटी के लिए काम आता है, या हमारे क्या महत्व है इसका हमारे लिए। जबकि कॉन्क्रीट है, जो सामने है उस पर सोच करके आपने कोई जवाब दे दिया, जो इन्फॉर्मेशन आपके सामने है या तो जो अनुभव आपने लिया है, एक्सपीरियंस किया है। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या है इस बात को समझने में, नहीं ना। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए फटाफट से जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनएप्रोप्रिएट इन रेफरेंस टू इवेल्युएशन एंड असेसमेंट। आकलन और मूल्यांकन के लिए कौन सा एक कथन अनुपयुक्त है। नॉट राइट चूज करना है, राइट नहीं, नॉट राइट, अनुपयुक्त चूज करना है, यानी इनकरेक्ट कौन सा एक ऑप्शन है। सीसी के अंदर ही असेसमेंट एंड इवेल्युएशन पे एक क्वेश्चन जरूर आता है, मिनिमम है। Continuous and comprehensive evaluation covers both scholastic and co-scholastic aspects of students। ये बात मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन छात्रों के शैक्षिक यानी पेपर पेंसिल भी और सह शैक्षिक यानी को करिकुलर एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स एंड ड्राइंग, पेंटिंग, व्हाटएवर, इनको इंक्लूड करता है। ये बात तो सही है, लेकिन हमें गलत बात चाहिए, इनएप्रोप्रिएट चाहिए, नॉट राइट चाहिए। डायग्नोस्टिक टेस्ट इज रिलेटेड टू रेमिडिएशन, यानी निदानात्मक परीक्षण जो है वो निवारण से संबंधित है। बिल्कुल सही बात है। पहले डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, आप बच्चे की डिफिकल्टी का पता लगाते हैं, बाद में रेमेडियल टीचिंग होती है कि उसको दोबारा समझाएंगे या नए तरीके से समझाएंगे। जो कमियां हैं, गैप्स को जानने के लिए डायग्नोस्टिक
टेस्ट गैप का पता लगाने के लिए कि बच्चे की लर्निंग में गैप्स कहाँ रह गए हैं, कमी कहाँ रह गई है, उसको फुलफिल करने के लिए रेमेडियल टीचिंग। तो डायग्नोस्टिक के बाद डीआर से याद रखना, पहले डायग्नोस्टिक टेस्ट और फिर रेमेडियल टीचिंग, ये दोनों प्रोसेस जो है फॉलो होती हैं निदानात्मक परीक्षण के अंदर, है ना। सी ऑप्शन है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन डज नॉट मेजर इंस्ट्रक्शनल प्रोग्रेस इन क्लासरूम सिचुएशन। जबकि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो है, रचनात्मक आकलन या एफए जिसको हम कहते हैं, रचनात्मक मूल्यांकन कक्षा स्थिति में अनुदेशात्मक प्रगति को नहीं मापता है, यानी मेजर नहीं करता इंस्ट्रक्शनल प्रोग्रेस को, कितना अच्छे से बच्चा सीख रहा है, प्रोग्रेस को नहीं मेजर करता। क्या करता है? पोल कहां गया मैडम जी? कितने परसेंट ने क्या दिया हमें पता ही नहीं है कुछ। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप किताब बाद में पढ़ लीजिएगा प्लीज, फोन बाद में चला लीजिएगा, एक ही घंटे की बात है ना। तो अगर हम देखें यहाँ पे, समेटिव असेसमेंट इज अ टूल ऑफ इवैल्यूएशन यूज्ड बाय द टीचर एट द एंड ऑफ द होल इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस, ये बात हम कह सकते हैं। तो सी यहाँ पे है कि क्योंकि ये ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आपको प्रोग्रेस का बता भी सकता है और फीडबैक भी दे सकता है। ठीक है जी, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा एक बार। अगर हम देखें, ये क्वेश्चन कहता है अकॉर्डिंग टू ब्रूनर के अनुसार द स्टेजेस ऑफ लर्निंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ब्रूनर के अनुसार जो स्टेजेस हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ब्रूनर की टोटल स्टेज 3 है और 3 को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, 1 2 3 के फॉर्मेट में लगाना है। और ब्रूनर क्या है? कंस्ट्रक्टिविस्ट है, रचनावादी है, जैसे प्याजे हैं, वाइगोस्की है। लेकिन ब्रूनर क्या है? कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट है, संज्ञानात्मक वादी रचनावादी हैं, संज्ञानात्मक रचनावादी हैं, ये कह सकते हैं, जो दिमाग थिंकिंग पे बेस्ड चीजों को लेकर के चलेंगे। ब्रूनर की थ्योरी हम बहुत अलग से नहीं पढ़ते, बस इनकी थ्योरी में जानने लायक भी इतना ही है, इन्होंने स्पाइरल करिकुलम भी दिया है कि कैसे प्रीवियस नॉलेज से नई नॉलेज को जोड़ के चलना है। डिस्कवरी लर्निंग की भी बात इन्होंने की है, खोज अधिगम की। तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, बी ऑप्शन 31% लोग कह रहे हैं, जो कि एकदम गलत है ना। यही गड़बड़ आपने कर दी। सिंबॉलिक पहले नहीं आता, पहले आता है एनेक्टिव स्टेज। ये होता है बर्थ टू 3 इयर्स। एनेक्टिव स्टेज होती है सक्रिय। पहले बच्चा कोई भी चीज आप उसको दोगे, बुक भी दोगे, पलट पलट के देखेगा, कुछ तो करेगा, कोई भी एक्टिविटी करता है। तो सबसे पहले बच्चा सक्रिय होकर एक्टिविटी करके सीखता है, उसके बाद वो इमेजेस से भी सीखने लगता है। जब भी तो हम कहते हैं ना, हम एक्टिविटी कराते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो एक्टिविटी करा रहे हैं हम बच्चे को, यानी जब वो फिजिकली एक्टिव है तब सीखता है शुरुआत में। फिर आइकॉनिक स्टेज आती है सेकेंड नंबर पे, और आइकॉनिक स्टेज क्या है? 3 to 8 ईयर्स कहते हैं इसको। आइकॉनिक स्टेज है जब बच्चा इमेजेस के माध्यम से सीखता है, यानी अब आप उसको फोटो दिखाओ ए फॉर एप्पल का, वो सीख जाएगा, है ना। इमेजेस दिमाग में रखता है अपने, इसलिए आइकॉन्स कह रहे हैं हम, आइकॉनिक स्टेज है ना, प्रतिष्ठित या हिंदी में जो भी कहते होंगे। फिर आता है सिंबॉलिक स्टेज। सिंबॉलिक को हम प्रतीकात्मक कहते हैं, यानी 8+ ईयर्स। कई जगह पे आपको 7 से शुरू होती हुई दिख जाएगी, और 2 से 7 के बीच में ही प्याजे की स्टेज में आती है, बट इसमें 1 साल और, तो 1 आध साल का अंतर स्टेजेस में डिफरेंट थियरीज में होता है। तो सिंबॉलिक स्टेज आती है आपके सबसे अंत में। सिंबॉलिक स्टेज का मतलब है जब बच्चा लैंग्वेज के थ्रू सीख जाए, जब आप रिसर्च कर रहे हैं, खुद से सर्च करके, कुछ चीजें जान करके, सिंबल्स के माध्यम से जब आप पढ़ रहे हैं, जैसे यहाँ लैंग्वेज लिखी हुई है, ये सिंबॉलिक थॉट है। क्या आपको जब आप 3 साल के थे तो ये क्वेश्चन करा दिया जाता, समझ आता? नहीं आता। आज आ रहा है, तब तो आपको एक्टिविटी करके ही समझ में आती थी। कोई कविता भी टीचर अगर कोई पोएम भी पढ़ाए तो आपसे एक्टिविटी कराए। तो सबसे पहली स्टेज होती है एनेक्टिव, कि जब आपको एक्टिविटी करके ही चीजें समझ में आती है। फिर होती है आइकॉनिक, जब आप पिक्चर्स देख के समझने लगते हैं कि अच्छा ये एप्पल है, ये आपका मैंगो है, ये फलाना है। ठीक, फिर सिंबल्स के माध्यम से, फिर आपको पेन दिखाने की जरूरत नहीं है, इसकी फोटो दिखाने की जरूरत नहीं है पेन की, फिर आपको सिर्फ PEN पेन लिख दिया, समझ आ गया। सिंबल्स के माध्यम से, लैंग्वेज के माध्यम से आप सीखने लगते हैं। ठीक है जी, तो पहला ही ऑप्शन सही बनता है। सिंबॉलिक पहले नहीं आ सकता, सबसे पहले एनेक्टिव आएगा, उसके बाद जो है आपका सिंबॉलिक आएगा। इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं, 1 मिनट का समय और दे करके। ठीक है जी, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो एक चीज हम देख सकते हैं कि हमने बात की जेरोम ब्रूनर की, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेगा तो फिर आप घबरा जाएंगे। ऐसा नहीं है सिलेबस में नहीं है, बट पूछा नहीं जाता है, लेकिन कई बार एक दो बार क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं। जेरोम ब्रूनर की अगर हम बात कर रहे हैं तो इनको हम क्या कहते हैं? कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट कहते हैं। कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी संज्ञानात्मक रचनावादी हैं। ये बच्चे की थिंकिंग प्रोसेस पे ज्यादा फोकस्ड है ना, लेकिन ये कहते वही है कि बच्चा एक्टिवली नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेगा। इन्होंने क्या दिया है? स्पाइरल करिकुलम की बात की है, वर्तुलाकार पाठ्यचर्या, यानी एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से जुड़ा हुआ होता है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाता है आपका सिलेबस। यानी जैसे आप 6th में होते हैं तो उसी टॉपिक को और मुश्किल बना दिया जाता है 7th तक आते आते। तो प्रीवियस नॉलेज से नई नॉलेज को जोड़ के पढ़ाना चाहिए, ये कहता है स्पाइरल करिकुलम, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती हैं। फिर अगर हम बात करें आपकी डिस्कवरी लर्निंग की, जिसको हम खोज अधिगम कहते हैं,
उसके जनक भी यही है। बेसिकली कहते हैं कि डिस्कवरी लर्निंग, यानी बच्चे को खोज का मौका देना चाहिए। और इनकी जो ये थ्योरी है, इसमें 3 स्टेजेस हैं, आपको पता ही चल गया। पहली स्टेज है इनएक्टिव, जहां पे बच्चा सक्रिय होकर के कोई एक्टिविटी करके सीखेगा, जन्म से 3 वर्ष। फिर आती है आइकॉनिक स्टेज, जब वो इमेजेस यानी फोटो देख करके आइकॉन्स के माध्यम से सीखने लगेगा। फिर आती है आपकी थर्ड स्टेज, जिसको हम कहते हैं सिंबॉलिक स्टेज। इनकी 3 ही स्टेजेस हैं। ये सिंबॉलिक स्टेज है 8+ ईयर्स की। और आपको एक और चीज ध्यान रखनी है, ऐसा नहीं है जब इनएक्टिव स्टेज पार हो गई यानी 3 साल के बाद इनएक्टिव से नहीं सीखेगा, आइकॉनिक से सीखेगा। ये तीनों रहती है हमेशा। एज बढ़ने के बाद भी तीनों से सीख सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही से सीखेगा। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और समझते हैं चीजें क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अज्यूम्ड टू रिमेन सेम अप टू अ सर्टेन पीरियड ऑफ ह्यूमन लाइफ। निम्नलिखित में से क्या मानव जीवन की एक निश्चित अवधि तक समान रहने वाला माना जाता है। यानी बहुत ज्यादा परिवर्तन जिस चीज में नहीं होता वो बताना है हमें। फटाफट से बताएंगे लाइक शेयर करते हुए, जल्दी से बताइए क्या कह रहे हो भाई। हिंदी में पढ़ाइए मैम, प्लीज हिंदी में पढ़ाइए यार। हिंदी के लिए पूरा यूट्यूब भर चुका है, इतने टीचर्स हैं हमारे इंग्लिश मीडियम को पूरा हिंदी में कॉपी करके भी पढ़ा देते हैं, ऐसे भी महान टीचर्स हैं। तो टीचर्स की तो कोई कमी नहीं है। तो अगर बहुत ज्यादा दिक्कत है तो आप उनकी मदद ले लीजिए प्लीज। अदरवाइज मैंने नोट्स भी हिंदी में शेयर किए हुए हैं और मैं बाइलिंगुअल लेके चलने की कोशिश करती हूँ, लेकिन जो मेजर मीडियम है वो इंग्लिश ही रहता है, चाहे वो लर्नर्स कम हो ज्यादा हो। फोकस इसी बात पर रहता है कि क्योंकि कुछ जो टर्म्स हैं, वो मेरा स्टाइल भी है पढ़ाने का, और दूसरा जो टर्म्स हैं इंग्लिश में आपकी ज्यादा मदद करते हैं। चलिए खैर समझते हैं। डी ऑप्शन कह रहे हैं कई लोग, चलिए समझते हैं कहानी है क्या। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अज्यूम्ड टू रिमेन सेम अप टू अ सर्टेन पीरियड ऑफ ह्यूमन लाइफ। निम्नलिखित में से क्या मानव जीवन की एक निश्चित अवधि तक समान रहने वाला माना जाता है। क्या कहेंगे हम इसको, मेंटल एज नहीं, ये तो एज के अनुसार बढ़ती रहती है। वैसे तो क्रोनोलॉजिकल एज होती है जब से आप पैदा हुए हैं, तो ये भी बढ़ती रहेगी, हर दिन बढ़ रही है। मेंटल एज डिपेंड करता है, कम भी हो सकती है ज्यादा भी हो सकती है आपकी एज के अनुसार, ये हमें इस पे कुछ हम कह नहीं सकते। इंटेलिजेंस कोशेंट जो है वो भी सेम रहता है अप टू अ सर्टेन पीरियड ऑफ लाइफ, या हम कह सकते हैं थ्रू आउट लाइफ। आईक्यू में बहुत ज्यादा परिवर्तन आपके नहीं होता, बुद्धि लब्धि में ये स्टेबल रहता है बहुत हद तक, है ना। वही बात आ रही है बॉडी हाइट की, यानी आपकी जो शरीर की ऊंचाई है एक मानव जीवन की एक निश्चित अवधि तक समान रहने वाली मानी जाती है। अब ये इनके ऊपर डिपेंड करेगा कि इन्होंने आंसर किसको माना है। ये वाला क्वेश्चन भी किसी एक एग्जाम में आया हुआ, इसी में आया हुआ है, वेस्ट बंगाल टेट में ही। मैंने उसमें से कुछ क्वेश्चन लिए हैं आज, क्योंकि बड़े अच्छे क्वेश्चन थे और ऊपर से जो है सिलेबस मैच होता है आपका बिल्कुल। देखिए, बॉडी हाइट इन्होंने चूज किया है कि इंटेलिजेंस कोशेंट चूज किया है, इसे हमें देखना होगा, क्योंकि आंसर दोनों ही सही हो सकते हैं। ये किस कॉन्टेक्स्ट में एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाया था उस पर निर्भर करेगा, है ना। क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक निश्चित अवधि तक सेम रहती है, तो ये अलग तरीके से पूछना चाहिए था। अगर थ्रू आउट लाइफ लिखते तो 100% आईक्यू हो जाता, लेकिन अभी भी 50-50 चांसेस हैं। तो हम दोनों पे ही एक स्टार मार्क लेके चलेंगे। इनकी आंसर की आ जाएगी आपका पेपर होने से पहले, और तब मैं आपके साथ ये फाइनल डिस्कस कर लूंगी। अभी हम जो मुझे लगता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अज्यूम्ड टू रिमेन सेम अप टू अ सर्टेन पीरियड ऑफ ह्यूमन लाइफ, एक सर्टेन पीरियड तक आपके ह्यूमन लाइफ के, तो इसमें आंसर बॉडी हाइट भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि आईक्यू सोच के ये बनाया गया होगा क्वेश्चन, क्योंकि कई बार डिपेंड करता है एग्जामिनर किस थॉट से क्वेश्चन बनाया है, ठीक है ना। तो हम इस पे आईक्यू और इन दोनों में से अगर आपने कुछ भी चूज किया तो दोनों के साथ जा रहे हैं, इसको करेक्ट मैं तब कर लूंगी। लेकिन थोड़ा सा आपका दिमाग, अगर थ्रू आउट लाइफ लिखा होता तो 200% फिर आईक्यू हो जाता, ठीक है ना।